हेलो ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए थे और डिटेल में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के बारे में डिस्कस किए थे, किस तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं उसके बारे में बात किए थे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किए थे उसको एक बार गो थ्रू करे होंगे। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑन 1 अप्रैल 2015 a trader took out a fire policy containing an average clause covering stock for ₹15 लाख। तो ये 15 लाख रुपए जो है ये किस चीज का अमाउंट दिया, हमें पॉलिसी अमाउंट दिया है। His practice was to place his selling price at cost plus 33.33, 1/3 मतलब 0.33, 33.33%. He closes his books on 31st March every year. अब थोड़ा समझ लेना बेटा इसके बारे में, ये मैं पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये कॉस्ट प्लस 33.33% पे समझना। अब हमें पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है वो सेल वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन में लिखा क्या, उसको अच्छे से पढ़ के मीनिंग निकालना आना चाहिए। उसने बोला कॉस्ट प्लस 33.33%, कॉस्ट प्लस 33.33%, मतलब वो 33.33% किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट के बारे में बात। किस पे 33.33%, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट हुआ यहाँ पे 100, कॉस्ट हुआ यहाँ पे 100, इस पे कॉस्ट प्लस 33.33%, तो मैं कहूंगा यहाँ पे प्लस 33.33%। तो सेल्स कितना आएगा बेटा, 133.33। ओके, तब आप जरा देखो बेटा, जो अगर मैं कहता हूं प्रॉफिट 1 है, अगर आपका प्रॉफिट अगर 1 है तो मेरे को बताओ वो कॉस्ट का कितना है, कॉस्ट उससे कितने गुना ज्यादा लग रहा है आपको। 100 डिवाइडेड बाय 33.33 करो, वो आएगा 3.00000। एक्चुअली वो कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट का 3 गुना ज्यादा है। तो यहां पे ये 3 है, तो सेल्स कितना होगा बेटा, 4। सेल्स कितना होगा, 4। तो आपको क्या बोला, कॉस्ट प्लस 33.33%, तो कॉस्ट इज 100। तो किसके, जिस पे बोला हमेशा उसको 100 लेना बेटा। तो यहाँ कॉस्ट कितनी हुई, 100। प्रॉफिट आपका 33.33% और सेल्स फिर कितना होगा, 133.33। तो आप सोचेंगे सर आप ऐसा क्यों लिखते हो 314, ये क्यों लिखे। जब पॉइंट में होता है ना तो वो हो सकता है कि राउंडेड ऑफ में थोड़ा सा 2-4 रुपए आगे पीछे हो जाए, तो वो एक्यूरेट आना चाहिए, इसीलिए बेटा मैं इस तरीके से लिखता हूं। तो प्रॉफिट अगर आपका 1 तो वो कॉस्ट कितने गुना ज्यादा, उससे 3 गुना। तो कॉस्ट विल बी 3, तो सेल्स कितना हुआ, 4। आप क्रॉस चेक करो 100 डिवाइडेड बाय 33.33 कितना है, 3 पॉइंट आ रहा है, 0000, वो एक्चुअली 3 है आपका। अब एक और काम करो, 133.33 डिवाइडेड बाय 33.33 करो, कितना रहा है, 4.0000 आ रहा है ना, तो कितना है, 4। तो आपका एग्जैक्ट फिगर आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब मैंने एक्सप्लेन किया, तब आपकी क्या जिम्मेदारी है कि जहां पर हमने ये लिखे तो आपकी भी जिम्मेदारी है, जैसे ही मैंने ये लिखा आपने भी जो बुक है उसमें लिख लेना चाहिए ये। ठीक है। ऑन 31st December 2015 a fire broke out at a premises and destroyed stock. The salvage value of stock was ₹6 lakh during the period of 9 months. अब क्वेश्चन समझना, एक्चुअल में साल शुरू हुआ हमारा यहाँ पे, कब शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2015। 1/4/2015 को साल शुरू हुआ, वो खत्म हमारा साल यहाँ बोल रहे कि अकाउंटिंग कब क्लोज होती, 31 मार्च को हर साल। तो यहाँ पे 31 मार्च 2016 को साल खत्म होगा। ठीक है, अब आप देखिए बेटा यहाँ पे वो आग किस दिन लगी, तो ऑन 31 December 2015 ए फायर ब्रोक आउट एट द प्रीमाइसेस एंड डिस्ट्रॉय स्टॉक। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2015 को, 31 दिसंबर 2015 को आग लगी। दिस इज डेट ऑफ फायर। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सर इस तारीख को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है। स्टॉक ऑन दी
डेट ऑफ फायर कितना है, क्योंकि आप कैलकुलेट कैसे करते लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैलवेज, दैट इज अ लॉस ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपको क्वेश्चन में कभी नहीं देगा, अगर वो दे दिया तो फिर क्वेश्चन बचे ही क्या, फिर आप उसमें से सैलवेज माइनस करोगे, लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएंगे। तो ये हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, वो हमको कैलकुलेट करना होता है। अब आगे पढ़े, कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ, मतलब यहां से 31 दिसंबर तक, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ, उस प्रीसीडिंग द फायर, फायर के पहले जो 9 महीने थे, हिज परचेज अमाउंटेड टू ₹61 लाख, sales to ₹84 lakh. His stock on 1st April 2015 was valued at ₹20 lakh. अब उसने हमको ये जो 9 महीने हुए, इन 9 महीने में जो भी बेटा ओपनिंग स्टॉक यहाँ का दे दिया, परचेज दे दिया, यहाँ पे सेल्स दे दिया, तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी दिया, तो वो हम बनाएंगे। हमको जीपी रेशियो बता, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना पता है हमको, वहां पे बताया कॉस्ट प्लस 33.33% इज सेल, तो अपन प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हमसे कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ हम क्लेम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमको अमाउंट ऑफ क्लेम हाउ वी कैलकुलेट, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज वैल्यू, दैट इज द लॉस ऑफ स्टॉक। तो भाई यहाँ पे पहले स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमको डायरेक्टली नहीं देगा, कभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के। तो अब आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर सोल्यूशन, सेकेंड सोल्यूशन आप कह लेंगे सेकेंड, वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st of April to 31st of December 2015। इसको आप ज्यादा नहीं 5-6 लाइन का ड्रॉ करेंगे, बस ज्यादा नहीं है, 4-5 लाइन बस। उस पे डेकोरेशन पे इतना नहीं, ऐसा होना वैसा होना वो सब पे नहीं, जल्दी से ड्रॉ करें, कंसेप्ट पे फोकस करना है हमें। ओके किए ड्रॉ आपने, तो मैं चीज का ध्यान रखता हूँ आप पीछे ना हो, लेकिन अगर कभी बाई चांस पीछे हो गया बेटा तो आपके पॉज बटन, तो वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लिया करो। ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब हमको यहाँ पे दिया है कि वो जो उस पीरियड में, ये तो सैल्वेज वैल्यू तो बाद में यूज होती है फिगर जब आप लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, वो 9 महीने के बीच में परचेज हुआ 61 लाख का, लिखेंगे आप टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक के लिए ऊपर एक हाथ लाइन का स्पेस रखना, परचेज है हमारा 61 लाख। ओके उसके बाद हमको फिर सेल्स दिया 84 लाख, सेल्स 84 लाख। उसके बाद हमको 1 अप्रैल 2015 का स्टॉक दिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया 20 लाख। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओके अब हमको दो चीज नहीं पता भी, एक बाय, यहां क्लोजिंग स्टॉक बोले, यह स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये बैलेंसिंग फिगर आती है हमारी, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों में से कोई एक चीज पता चल जाए तो दूसरी चीज खुद ब खुद बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, डेबिट क्रेडिट ये पूरा टोटल होता है। ओके
अब एक ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे, थोड़ा सा यहां समझना बेटा। से वो इससे बात करो आप इस तरीके से, सेल्स आपका कितना है वहां पे, देखो सेल्स के सामने कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेल्स है, ओहो ये सेल्स है, कितना है 4। अब बताओ ये तीनों में से कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, तीनों में से अपने को क्या पता है? अपने को सेल्स पता है। सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सेल्स दिया है बेटा 84 लाख, तो यहां लिखेंगे आप सेल्स 84 लाख है, लेकिन ये 4 है अगर, तो प्रॉफिट 1 है, तो 1 कितना, सो 84 लाख डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आता है 21 लाख। 21, एक और बार समझना कैसे कैलकुलेट किया हमने। बेटा देखो वहां पे सेल्स के सामने, ये सेल्स के सामने 4 है ना। अब आपका तो अगर सेल्स 4 है तो 84 लाख अगर 4 है तो डिवाइड बाय 4, तो उसके 4 टुकड़े हो गए। अपने को क्या पता लगाना है? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप कर लोगे। ओके, तो आएगा आपका 21 लाख। 20 लाख प्लस 61 लाख प्लस 21 लाख, ये आएगा आपका 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख माइनस 84 लाख, ये आता है आपका 18 लाख, ये आता है आपका 18 लाख। ओके, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमको पता चल गया। अब अपन देखेंगे कि भाई ये तो जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था वो पता लगाया आपने, ठीक है। अभी लॉस कितना हो देखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, अब आप इसके नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सो स्टॉक on the date of fire, stock on the date of fire, वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने फिगर लिया है, कितना है हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 18 लाख। तो जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था अपने पास 18 लाख का, लेकिन इसमें से कुछ सैल्वेज है, ठीक है भाई। सैल्वेज वैल्यू हमको दी है क्वेश्चन में, कितना है सैल्वेज स्टॉक, कितना है बेटा 6 लाख का। चलो भाई अच्छा है, सैल्वेज वैल्यू 6 लाख का, तो 6 लाख में माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका लॉस ऑफ स्टॉक 18 माइनस 6 12 लाख। उस दिन आग लगी तो स्टॉक 18 का था, लेकिन उसमें तो कुछ ऐसा स्टॉक है जो बच गया, तो वो बेचने पे 6 लाख आ जाएंगे हमें। तो नुकसान 18 का हुआ कि 12 का हुआ? 12 का नुकसान हुआ, ठीक है। अब हमको ठीक है, आप बोले सर लॉस ऑफ स्टॉक है, चलो इतना इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेते, पहले रुको। अब देखो यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 18 लाख था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 18 लाख से, लेकिन मैं यहाँ पे देखूं पॉलिसी अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कितने का क्वेश्चन में दिया है हमको, पॉलिसी अमाउंट ये 15 लाख का। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 15 लाख की जिम्मेदारी ली थी, आपने कितने का स्टॉक रखे थे 18 लाख। तो भाई स्टॉक था 18 लाख, इंश्योरेंस कंपनी ने जिम्मेदारी ली थी 15 लाख की। कितने की जिम्मेदारी ली थी? 15 लाख की। लेकिन तो भाई 15 लाख की जिम्मेदारी ली थी, स्टॉक हमने रखे 18 लाख, तो बचे हुए 3 लाख है, ऑब्वियसली वो हमको उस पर क्लेम नहीं देंगे, लेकिन आपको वो प्रपोर्शन में देंगे। 18 में से 15 की उनकी जिम्मेदारी, तो कितने परसेंट होता है 15 डिवाइड बाय 18, 83.33% कुछ हो रहा, उतना आप उतने परसेंटेज आपने स्टॉक को इंश्योर्ड कराए थे, तो लॉस का उतने ही परसेंटेज वो हमको देंगे। तो जब भी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर if more than the policy amount, average clause will apply. Write down stock on the date of fire, that is rupees 18 lakhs, which is more than the
policy amount that is rupees 15 lakh. Therefore, average clause will apply. तो इस केस में क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लेम इक्वल्स टू इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। तो आपने कितने की पॉलिसी निकाल रखे थे? 15 लाख की, लेकिन आपने स्टॉक कितना रखे थे? 18 लाख, और लॉस कितना हुआ आपका? 12 लाख। सो 15 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख कितना आ रहा है बेटा? 0.833 मल्टीप्लाई बाय 12 लाख, तो ये आता है आपका 10 लाख। तो हम इंश्योरेंस कंपनी से 12 लाख रुपए क्लेम नहीं करेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम करेंगे? 10 लाख। लॉस हुआ होगा 12 लाख का, लेकिन 2 लाख हम बेयर करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी से कितना लेंगे हम? 10 लाख। ओके, तो हमारा यह क्वेश्चन खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। मई 2013 में ये क्वेश्चन आया है, मई 2013 का क्वेश्चन है। On 15th of December 2012, a fire occurred in the premises of Mrs. Om Export. Most of the stock were destroyed. Cost of stock salvage being rupees 1,40,000 from the books of account. The following particulars were available. अभी यहाँ पे बताओ आग कब लगी? 15 दिसंबर 2012 को, और सैल्वेज कितना तक? जो 1,40,000 का। अब आगे कहता है हमसे, उसने बताया इन्फॉर्मेशन कि स्टॉक एट क्लोज ऑफ अकाउंट ऑन 31st March 2012 was valued at rupees 9,40,000। तो 31 मार्च 2012 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमारा 1 अप्रैल 2012 का क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। तो बेसिकली वो ये हो रहा है। यहाँ पे आपका साल शुरू होता है 1/4, ठीक है, 1st of April 2012, ये खत्म होगा 31st March 2013। अब बताइए यहाँ पे स्टॉक कितना है बेटा? सॉरी, आपका आग कब लगी? 15 दिसंबर 2012। तो अपना उद्देश्य, अपने को क्या करना है कि ये डेट ऑफ फायर है, ये डेट ऑफ फायर है। अब इस डेट ऑफ फायर का, इस तारीख पे स्टॉक निकालना है, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। तो जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक है। ठीक है, अब देखते हमको इस पीरियड का उसने जानकारी अगर हमें दे दिया बेटा, इस पीरियड की हमको इन्फॉर्मेशन दे दो, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसने हमको इस पीरियड का इंफॉर्मेशन दिया, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का, मतलब यहाँ का ओपनिंग स्टॉक दिया उसने। फिर परचेज फ्रॉम 1st April 2012 to 15th of December 2012 अमाउंटेड टू रुपीज 13,20,000 एंड सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड अमाउंटेड टू रुपीज 20,25,000। तो इस पीरियड का हमको परचेज सेल दे दिया उसने। फिर कहता है आगे, ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट फॉर द पास्ट 3 years it appears that average gross profit ratio is 20% on sales। तो यहाँ पे हमको जीपी रेशियो भी उसने दे दिया 20% on sales। हमेशा हम उसको सेल्स पे ही मानेंगे, अनलेस एंड अनटिल उसने हमको कॉस्ट पे नहीं बोला। कॉस्ट पे बोला तो ही मानना है, अदरवाइज हमेशा किस पे मानते? सेल्स पे। तो जीपी रेशियो सेल्स पे ही होता है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम इफ द स्टॉक वेयर इंश्योर्ड फॉर रुपीज 4 लाख। पॉलिसी अमाउंट भी दिया है, तो क्लेम का अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन था कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है।
तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्वेश्चन में दिया नहीं, तो हम कैसे निकाल सकते, वही हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाल सकते हैं। तो अब आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम trading account for the period 1st April to 15th of December 2012। ओके, ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन का सिर्फ आप इसको ड्रॉ करेंगे। अमाउंट ओके। ओके, कितने, सिर्फ 5-6 लाइन का आपको इसको ड्रॉ करना रहेगा। ओके, चलिए अब यहां पे लिखते हैं। ड्रॉ किया आपने 5-6 लाइंस का, इसको ड्रॉ करो। देखो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया 9,40,000, तो यहाँ आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 9,40,000, ओपनिंग स्टॉक 9,40,000। उसके बाद परचेज दिया उस रेट का 13,20,000 टू परचेज 13,20,000। सेल्स दिया 20,25,000, बाय सेल्स 20,25,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमको दिया कितने परसेंट, 20% ऑन सेल्स, सो टू ग्रॉस प्रॉफिट तो 20% सेल्स का, तो 20,25,000 का 20%, 20,25,000 का 20%, यह है आपका 4,05,000, 4,05,000। अब आप यहां लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, ये आ जाएंगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आ जाएंगी बैलेंसिंग फिगर। टोटल करेंगे 9,40,000 प्लस 13,20,000 प्लस 4,05,000, यहाँ हमका 26,65,000 minus 20,25,000, this is 6,40,000, 6,40,000। ओके, तो हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ गया। अभी स्टॉक में से कुछ सेल्वेज जो बचा है, कितने का गुड्स बच गया था बेटा, 1,40,000 का। तो ठीक है, तो एक्चुअल में लॉस हमारा कितना हुआ, 6,40,000 माइनस 1,40,000, 5 लाख का लॉस हुआ। ओके, लिखेंगे अब आप, ये हो गया। तो हमने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर ली। अब हमको क्या निकालना है बेटा, कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना, तब वो कैलकुलेशन हो गया। अब देखो लॉस कितने का हो, तो सैलवेज इसमें से माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा। अब आप लिखेंगे इसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, stock on the date of fire, stock
ऑन द डेट ऑफ फायर, ओके, ये हमने फिगर लाए वर्किंग नोट नंबर 1 से 6,40,000, 6,40,000, 6,40,000 लेस सैल्वेज वैल्यू कितनी दी हमको वहां पे, 1,40,000। तो फिर हमारा यहां पे लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा 5 लाख रुपए का। लॉस ऑफ स्टॉक कितना आएगा बेटा, 5 लाख रुपीस। ओके, सिंपल। अब आप बोलेंगे चलो 5 लाख रुपए पूरे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करो। रुको, जिस दिन आग लगी स्टॉक कितना था, स्टॉक था हमारा जिस दिन आग लगी 6,40,000 का। अच्छा, पॉलिसी हमने कितने की निकाले, पॉलिसी हमने वहां पे देखे बेटा, तो पॉलिसी हमने यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में दिया था ना, कहीं पढ़े थे, कहाँ लिखा हुआ है, आइए, पॉलिसी कितने की निकाले, 4 लाख की। मतलब स्टॉक रखे हो 6,40,000 का और पॉलिसी कितने की निकाले आपने, 4 लाख की। तो स्टॉक ज्यादा था ना उस दिन, तो इसमें से 4 लाख इंश्योरेंस कंपनी के रिस्क पे था और बचा हुआ हमारे रिस्क पे, तो लॉस भी वो उसी प्रोपोर्शन में हमको देंगी, क्लेम हम उससे लॉस भी उसी प्रोपोर्शन में करेंगे। सो व्हेन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। वो अप्लाई करें, कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे अब आप स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर that is rupees 6,40,000 more than the policy amount, that is rupees 4 lakh, therefore average clause will apply, therefore average clause will apply. So कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, क्लेम इक्वल्स टू इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। तो इंश्योर्ड पॉलिसी अमाउंट थी 4 लाख, इंश्योर्ड हमने कराए थे 4 लाख का, स्टॉक था लेकिन 6,40,000 का, नुकसान हुआ हमें 5 लाख का। कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, कितना आ रहा है आपका, 3,12,500। ओके, तो इवन दो लॉस हमारा 5 लाख हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना देंगी, सिर्फ 3,12,500। क्यों बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा स्टॉक हमने इंश्योर्ड नहीं करा है। तब आप खुद देखो, वो 4 लाख कैलसी में टाइप करो, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6,40,000 करे आपने, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6,40,000, तो आ रहा होगा 0.625। तो जो 0.625 मतलब आपने 62.5% अपने स्टॉक का 62.5% इंश्योर्ड कराया था। तो लॉस है आपका 5 लाख, तो 5 लाख का भी वो हमको 62.5% ही देंगी। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 62.5% करो तो देखो कितना, 3,12,500। ये लॉजिक होता है इसका। तो देखो एग्जामिनेशन की क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, तो आप बस जो मैं कह रहा हूं उसको सुनते जाना, जैसे जैसे समझाते जा रहा हूं एक एक पॉइंट को आप समझते जाएंगे बेटा, और एग्जामिनेशन में आपको आराम से इजीली हर चीज कर लोगे। बस आपको रेगुलर बराबर रोज एक सेशन देखना ही देखना है, और उसके बाद जो चीज मैंने उस दिन करा उस दिन का उसी दिन पढ़ो। बस यही मंत्र है आपको सीए इंटरमीडिएट आपको अच्छी तरीके से क्लियर करने का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ऑन, ये नवंबर 2012 में क्वेश्चन आया था, नवंबर 2012
2012 में क्वेश्चन आया था। On 29th of August 2012, the godown of a trader caught fire and a large part of the stock of goods were destroyed. अब 29 अगस्त 2012 को आग लगी। कब लगी भाई? 29th ऑफ ठीक है 29th ऑफ अगस्त 2012, दिस इज द डेट ऑफ फायर। यहां आग लगी। ओके, डेट ऑफ फायर। अभी क्या हुआ यहाँ पे? On 29th August 2012, the godown of a trader caught fire and a large part of the stock of goods were destroyed. However, goods costing rupees 1,08,000 could be salvaged, incurring the firefighting expense amounted to rupees 4,700. What is this 4,700? हमारी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। अभी होता है क्या है कि आग लगी। अब तो आग लगी तो कैसा होता है कि भाई आपने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, उन्होंने आग बुझाया, तो उसका खर्चा हो ना, कितना खर्चा हुआ? 4,700 रुपए। कितना खर्चा है बेटा फायर फाइटिंग का? 4,700। ये वो खर्चा है जो आग बुझाने के लिए हमने खर्च किए। ये कौन सा खर्चा है बेटा? ये वो खर्चा है जो आग बुझाने के लिए हमने खर्च किए। तो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, उनको आग बुझाने को कहा गया, उन्होंने जो आग बुझाए उसके लिए हमने 4,700 रुपए उनको दिए। अब पहली चीज आता है, सर क्या ये 4,700 रुपए उनको दिए तो क्या ये भी हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते? हाँ, क्लेम करते। आप बोलेंगे सर क्यों? अब आप थोड़ा सा सोचना। बोलेंगे सर क्यों? ये 4,700 रुपए ये क्या इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम होता? अब कितना होगा वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन क्लेम होगा। क्लेम क्यों होगा वो समझ लो पहले बेटा। क्लेम इसलिए होगा, अब आप खुद सोचो, आए वो फायर ब्रिगेड वाले, उन्होंने आग को बुझाया। लॉजिक समझना, उन्होंने आग को बुझाया। अब आग को बुझाए तो क्या होगा बेटा? जो सैल्वेज वाले गुड्स है, गुड्स को बचाए ना, आग बुझाए उनने, तो जो गुड्स रखे थे ज्यादा से ज्यादा गुड्स बच जाएंगे वहां पे। अब वो बच जाएंगे तो उसको अगर मार्केट में बेचेंगे तो सैल्वेज वैल्यूज की ज्यादा, क्योंकि गुड्स बच गए तो भी अच्छी बात है, सैल्वेज गुड्स बढ़ जाएंगे। तो सैल्वेज गुड्स बढ़ गए तो सैल्वेज गुड्स, हाउ वी कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज गुड्स, और वो आता है फिर लॉस ऑफ स्टॉक। अगर सैल्वेज गुड्स बढ़ेंगे तो लॉस ऑफ स्टॉक कम होगा, लॉस ऑफ स्टॉक कम होगा तो क्लेम भी हमारा कम होगा। देखो क्या लॉजिक है, समझो। मैं आपको पहले ये कंसेप्ट पर अपन बात करते। सपोज मैं कहता हूं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मेरी बात अच्छे से सुनना बेटा। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर सपोज है 5 लाख रुपए। अब मैंने कहा यहां पे ठीक है सर, सैल्वेज था, सैल्वेज गुड्स है मेरे यहां पे 2 लाख रुपए के, तो बताओ मेरे को लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ? लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ? 3 लाख रुपए का। लेकिन मैंने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया और उन्होंने यहाँ पे सैल्वेज गुड्स कर दिए। सपोज यहाँ पे सपोज इसको मैं कर देता हूँ 3 लाख रुपए के गुड्स बचाए, तो फिर लॉस कितना हो गया? 2 लाख। तो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाने से सैल्वेज गुड्स बढ़ जाएंगे तो लॉस कम होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा ना, मैं इंश्योरेंस कंपनी को देखो सर, मैं मानता हूं मैंने फायर फाइटिंग एक्सपेंस का खर्चा किया, लेकिन वो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस सैल्वेज गुड्स की वैल्यू जो थी वो बढ़ी। ठीक है, अब जो आपके सैल्वेज गुड्स उन्होंने बचाए वो बचाए। अगर सैल्वेज बढ़ रहा है आपका तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक कम हो रहा है, मेरा लॉस ऑफ स्टॉक कम हो रहा है, तो मैं आपसे क्लेम कर रहा हूं। तो फायर ब्रिगेड वालों को बुला के मैंने आपका फायदा ही कराया। वो आए, उन्होंने आग बुझाए तो गुड्स थोड़े से बच गए, वो गुड्स बच गए तो मैं मार्केट में बेच सकता हूं उसको, तो मेरा लॉस कम हो गया। लॉस कम हो गया तो मैं आपसे पैसा कम मांग रहा हूं। तो वो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया तो मैंने आपका ही फायदा कराया। मुझे क्या था, जलने देता, मैं आपसे पैसे ले लेता, लेकिन मैंने उनको बुलाया, गुड्स को कुछ बचाया तो सैल्वेज वैल्यू बढ़ी, सैल्वेज वैल्यू बढ़ी तो मेरा लॉस कम हुआ, लॉस कम हो तो मैं आपसे कम मांग रहा हूं। तो सर आपका फायदा कराया ना। अब इसीलिए जो फायर ब्रिगेड का खर्चा है, मैं कहता हूं जो फायर ब्रिगेड का खर्चा है वो फायर फाइटिंग एक्सपेंस जो हमने दिए वो आप हमको दो। तो क्या वो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी देंगी? हाँ बिल्कुल देंगी। क्यों देंगी बेटा? क्योंकि मैंने उन्हीं का फायदा कराया। वो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस की वजह से सैल्वेज बढ़ा तो लॉस कम हुआ तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से कम मांगूंगा। तो वो बोलेंगे अच्छी बात है, मगर मैं बोलूंगा सर मैंने आपका फायदा तो करा के दिया हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ खर्चा हुआ, तो वो खर्चा आप मुझे दो। तो दैट इज फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। ओके, दिस इज द लॉजिक। ओके, अब हम यहां पे आगे आते।
अभी पहले क्वेश्चन, ये पहली बार आया फायर फाइटिंग एक्सपेंस। अभी कैसे इसका कैलकुलेशन में ट्रीटमेंट होगा उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कौन सा खर्चा है? फायर बुझाने, नहीं ये गलत लिखा, फायर बुझाने का खर्चा, ठीक है, फायर बुझाने के लिए जो खर्चा किया वो है आपका। ओके, अब कॉस्ट, अब उससे देखो आप थोड़ा तारीख पे ध्यान रखना बेटा। मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो आग कब लगी हमारे पास, हम यहाँ पे आग लगी 29 अगस्त 2012 को लगी है। अब देखो यहाँ पे साल मेरा कब शुरू हो रहा है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 को शुरू हो रहा है, खत्म कब होगा 31 मार्च 2013 को, और पिछला साल 1/4/2011। आप बोलेंगे सर मुझे उससे क्या लेना देना, आप यहाँ पे ध्यान दो, जिस दिन आग लगी और उस जो साल वो साल शुरू होने से जिस दिन आग लगी, इसका तो मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लूंगा। क्या बनाऊंगा बेटा? इसका मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इस पीरियड का बनाऊंगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इस पीरियड का बनाऊंगा, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, ताकि मैं निकाल सकूं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ताकि मैं क्या निकाल सकूं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये चीज मैं कैलकुलेट कर पाऊं, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर पाऊं। ठीक है, लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन अभी तक आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन देखे थे, आपको वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी दी थी, कितने परसेंटेज से कैलकुलेट करना है। लेकिन यहां पे आप देखोगे ये आपको बोलता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 की बात कर रहा है, यहां की बात कर रहा है, इधर का स्टॉक बोल रहा है। सर ये तो पिछला साल है, पिछला साल है, अभी अपन ये साल में, ये करंट ईयर पिछला साल है सर। हाँ, क्योंकि वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी नहीं दी। मैंने आपको कहा था फर्स्ट सेशन में, जब यहाँ पे जीपी की जानकारी नहीं दी तो आपको पिछले साल के ट्रेडिंग की जानकारी देंगी और यहां से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। हम ये मानेंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे था वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस वक्त में भी रहेगा। अब देखो उसने हमें लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का उसने हमको ओपनिंग स्टॉक दे दिया, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का वो ओपनिंग स्टॉक भी रहेगा। फिर परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, लास्ट ईयर का परचेज दे दिया उसने हमको। फिर परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, ये करंट ईयर का है ना। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, ये भी करंट ईयर का हमारा है। उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, ये भी करंट ईयर का है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, ये है लास्ट ईयर का। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, ये हमारा करंट ईयर का। तो हमें लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन क्यों दिया उसने? क्योंकि उस क्वेश्चन में पक्के से जीपी रेशियो उसने हमको दिया नहीं है। जब जीपी रेशियो उसने हमको नहीं दिया है तो हमको पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन वो देगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम फिगर्स जो दिया उसको लिखेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वहां से कैलकुलेट करेंगे और वही जीपी रेशियो करंट ईयर में हम यूज करेंगे। ओके, द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड द फायर फाइटिंग एक्सपेंस। अब वो इंश्योरेंस कंपनी ने ये भी बोली कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस वो बेयर करेगा, लेकिन अब ख्याल रखना बेटा कि वो नहीं भी बोलता तो भी हम ये अज्यूम करते कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका फायदा हमने उसी का करा के दिया ना। वो फायर फाइटिंग एक्सपेंस खर्च हुए तो भैया सैलवेज बढ़ा तो लॉस कम हो, लॉस कम होगा तो क्लेम कम करूंगा। तो वो ये सेंटेंस नहीं भी लिखता कि इंश्योरेंस कंपनी रेडी है फायर फाइटिंग एक्सपेंस को बेयर करने, तो भी हम ये मानते कि हम उनको ये क्लेम करेंगे। ठीक है, हम वही अज्यूम करते थे। The trader had taken the fire insurance policy for ₹9 lakh with an average clause. उसने हमको दिया कि 9 लाख रुपए की पॉलिसी दिया विद एन एवरेज क्लॉज। व्हाट डू यू मीन एवरेज क्लॉज? वो हम देखते हैं ना, परसेंटेज निकालते हैं, इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस। अगर ये भी नहीं लिखा होता कि विद एन एवरेज क्लॉज, तो भी मैं यही अज्यूम करता बेटा कि एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है कि जब भी कोई पॉलिसी लेता है तो उसमें एक एवरेज क्लॉज का एग्रीमेंट में पॉइंट लिखा हुआ होता है। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी जब
जो चीज की आपने पॉलिसी नहीं निकाले हो, जो जो स्टॉक की आपने इंश्योर्ड ही नहीं करा, उसको वो क्यों बेयर करेगा? वो एवरेज क्लॉज का कंसेप्ट वहां पे अप्लाई होता है, और ये इंप्लाइड है कि एवरेज क्लॉज का कंसेप्ट हमेशा अप्लाई होगा। ओके, बस हमको देखना पड़ता है क्या स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा है, अगर है तो हम वैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या एक चीज बढ़ के आई है, वो ये चीज बढ़ के आई कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको नहीं दिया है, इसीलिए लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, चलिए अब आप लिखेंगे वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1, हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसे क्यों ट्रेडिंग कह रहे हो? पिछले साल का है तो फॉर द ईयर एंडेड पहले लिखो है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 ये लिखेंगे आप। ये क्यों बेटा हमको यहाँ पे, इसको आप ट्रेडिंग क्यों बोल रहे हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों नहीं बोल रहे पिछले साल को? क्योंकि पिछले साल का कोई आधा अधूरा नहीं है, कुछ पीरियड का नहीं, प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ वो प्रॉपर अकाउंटिंग में फॉलो आगे इस साल लगी आपके रिकॉर्ड इस साल चले, पिछले साल तो प्रॉपर थे, पूरे साल की एक्चुअल फिगर दी जो प्रॉपर अकाउंटिंग से आई हुई है, तो वहां पे मेमोरेंडम यूज नहीं करते। वी विल यूज ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। जब इस साल का बनाते ना स्टार्टिंग से लेकर डेट ऑफ फायर, वहां पे हम यूज करते मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे 4-5 लाइन का। कितने लाइन का ड्रॉ करेंगे? 4-5 लाइन का सिर्फ। ओके, किए बेटा आपने? नहीं किए? किए। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 ये लिखे आपने। इसके बाद ना जो कह रहा हूं अभी सुनना, इसके बाद 4-5 लाइन का स्पेस रखना। कितने लाइन का रखोगे बेटा? 4-5 लाइन का स्पेस रख लेना इसके नीचे। ठीक है, बस खाली जगह छोड़ दो, मैं बताऊंगा बाद में क्यों ऐसा बोला मैंने। ठीक है, ये जो आपने अकाउंट बनाए इसके नीचे 4-5 लाइन की जगह का स्पेस रखना, 5 लाइन बाद फिर लिखना, 5 लाइन बाद फिर लिखना। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड, for the period 1st April to 29th of August 2012। ओके, इसे ड्रॉ करना 6-7 लाइन का। अच्छा, ये आप दोनों का ना आप इंटेंशन समझना क्या है। जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाए उसको बनाने का उद्देश्य क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना। ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए इसे बनाने का उद्देश्य क्या है? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना। दोनों का क्यों हम बना रहे वो जरूरी है। ये अकाउंट का क्या उद्देश्य है बनाने का? कैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सके। ये अकाउंट बनाने का इस साल क्या उद्देश्य है कि हम यहां से स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल सके। ओके ओके, ड्रॉ करो इसको 6-7 लाइन का। किए नहीं किए?
नहीं किए, करे नहीं करे? ओके, शुरू करो बेटा। चलिए, अब आपके सामने बुक है, वहां से आपको सिर्फ क्या करना है, एक एक फिगर लो। मेरे पास मेरे नोट्स रखे यहाँ पे। अब देखो, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011, ये कौन सा, पिछले साल का, लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है ना, 1 अप्रैल 2011, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक। तो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। ये हमारा इसको बनाने, यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे इस पीरियड का। क्यों बनाने का उद्देश्य क्या हमारा, जीपी रेशो कैलकुलेट करना। ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना, उसको बनाने का इंटेंशन क्या बेटे, स्टॉक ऑन द डेट। तो दो अकाउंट मैंने लिख लिया, जो इन्फॉर्मेशन इस पीरियड की होंगी तो इसमें लिखूंगा, इसकी अगर इन्फॉर्मेशन होंगी तो यहां पे मैं लिखूंगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे लो, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011, पिछले साल का। तो आप बुक में देखो, वहां से एक एक फिगर लेते जाएंगे बेटा। पिछले साल का तो वहां पे लिखेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में, वर्किंग नोट 1 में, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 7,10,500। कितना है बेटा, 7,10,500। अब वहां पे इसके नीचे दिया आपको, देखो नोट्स में, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे बाय पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हमको, 7,90,100। कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया है, 7,90,100। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। सो वर्किंग नोट नंबर 2 में भी लिखो इसको, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 7,90,100, 7,90,100। ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो क्या दिया है, देखो बुक में, परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, पिछले साल का परचेज दिया है। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 में, टू परचेज, टू परचेज कितना है, 56,79,600, 56,79,600। उसके बाद दिया हमको परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, मतलब इस साल की बात कर रहा है। तो परचेज इस साल का लिखो आप यहाँ पे, वर्किंग नोट 2 में, टू परचेज 33,10,700, 33,10,700। ओके, अब उसके बाद देखो आप क्वेश्चन में बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट, ये हो गया। हाँ, अब ध्यान दो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर। तो आपने फ्री सैंपल कब बांटे बेटा, इस साल बांटे, है ना, 1 अप्रैल से लेके टू द डेट ऑफ फायर। जरा जर्नल एंट्री पास करो इसकी, जर्नल एंट्री पास होंगी इसकी। आपने फ्री सैंपल बांटे मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए, तो एंट्री पास होंगी इसकी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 41,000 टू गुड्स कम हुआ, सो गुड्स यूज्ड अकाउंट, गुड्स यूज्ड अकाउंट। ठीक है, अब मैंने सर कहा कि एडवर्टीजमेंट ये एक्सपेंसेस है, ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका गुड्स उतने से कम हुआ, स्टॉक कम हुआ, तो ये कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग को आप क्रेडिट करोगे। तो बताओ बेटा अपन बना क्या रहे, अभी हम पीएनएल अकाउंट बना रहे कि ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। तो ये गुड्स, तो आपने टोटलिटी में हमेशा सोचना। तो आपको पता नहीं सर गुड्स यूज को हमको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे गुड्स यूज। अब सर डेबिट भी था तो डेबिट होगा ना, लेकिन हम पीएनएल अकाउंट बना ही नहीं रहे ना, हमको क्या करना है उससे, हमको तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाला, नीचे का जो है पीएनएल हमारे कोई काम का नहीं है। तो ये इस तरह सोचना पड़ता है। ये तो मैं आपको लिख 41,000 हम डायरेक्टली भी लिख सकते ट्रेडिंग में जाके, क्रेडिट में वही करेंगे, लेकिन इस तरीके से आप हमेशा जब कोई चीज पढ़ते हो तो दिमाग एकदम खुला रखना और सोचना हर तरीके से। मैं अपना एक्सपीरियंस को बेटा, तो जब भी मैं अकाउंट्स पढ़ता था आपकी लाइफ, आपके जैसा जब स्टूडेंट था जब, तो जब वो होता था बेटा कि मैं देखता था कि कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ता तो उसको हर एंगल से सोचना, हर एंगल से सोचना। तो क्या होता है, सोचने में हमेशा तकलीफ होती है। कोई चीज सोचो, दिमाग लगाओ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिलीव मी जब आप सोचोगे,
सोचोगे तो शुरुआत में तो तकलीफ जाएंगी, लेकिन धीरे 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 सोचने से आपका माइंड डेवलप होता है और उस सब्जेक्ट पे आप पे कमांड आती जाती है। आप देखना, मैं पूरे सिलेबस में कहीं पर भी आपको, मैं एक होता है ना डेबिट क्रेडिट की भाषा में ही बात करूं। आई विल नेवर से एड और लेस। एड और लेस कभी समझाने के लिए थोड़ा बोला तो बोला, लेकिन आई प्रेफर डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि हम अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे बेटा। तो चीजों को याद मत करो, कंसेप्ट को समझते जाओ, आपके लिए बहुत आसान होगा वो। ठीक है, चलिए। तो गुड्स हमारे कितने से गुड्स कम हुआ? हमारा 41,000 से। तो अब लिख दो आप 41,000 इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग यहाँ पे लिख दो। सेल्स के लिए ऊपर जगह रखना, फिर लिखना बाय गुड्स यूज्ड। गुड्स यूज करे आपने, ये अपन ने क्या करे, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करना, या आप कह सकते सैंपल में बांटे हमने 41,000। ओके, अब उसके बाद फिर हम जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। बेटा क्या कहता है क्वेश्चन हमसे यहाँ पे? आगे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर, कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी वहां से डेट ऑफ फायर तक के गुड्स कितना विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए ओनर ने? 2,000 का। तो ये ड्रॉइंग्स है, क्या एंट्री पास होंगी बेटा हमारी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स यूज्ड अकाउंट। अब बताओ ड्रॉइंग्स जो होता है वो किस में एडजस्ट करते हैं अपन? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कहाँ रहता है? बैलेंस शीट में। गुड्स यूज हुआ आपका, गुड्स कम हुआ तो ट्रेडिंग में आप क्रेडिट करते हो। तो क्या हम बैलेंस शीट बना रहे कि ट्रेडिंग बना रहे? हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे, तो वहां पे इसको यूज करेंगे आप, गुड्स यूज्ड। ठीक है, अभी देखो फर्क है, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट डेबिट, या ओनर ले गया तो ड्रॉइंग्स को डेबिट हुआ था 2,000। तो अब जाओ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, वर्किंग नोट नंबर 2 में, वहां पे लिखो 2,000 बाय गुड्स यूज्ड 2,000, गुड्स यूज्ड 2,000। ओके, ठीक है, डन। अब आओ बेटा उसके बाद सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, लास्ट ईयर का सेल्स दिया, कितना सेल्स दिया? 80 लाख। तो जाएंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1 पे, वहां लिखेंगे आप बाय सेल्स 81 लाख, 81 लाख। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में देखोगे कि सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, इस साल का 45,36,000। वर्किंग नोट 2 में जाओ, बाय सेल्स 45,36,000, 45,36,000। ओके, 45,36,000। द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिट फायर फाइटिंग एक्सपेंस, उस पर हम आगे और चर्चा होंगी। द ट्रेडर हैड टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹9 लाख, वो तो पॉलिसी 9 लाख की, तो एवरेज क्लॉज के वक्त हमको देखना पड़ता है, उस पर भी बाद में हमको होगा। ठीक है, अभी जो सारी चीजें अब बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट विल बी एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो एक एक करके हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा कुछ थोड़ा सा और एक एंगल से आपको समझा दो बेटा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये गुड्स यूज्ड है तो ट्रेडिंग में क्रेडिट कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसको अपन डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दो। सपोज मैंने ये बनाया गुड्स यूज्ड अकाउंट, दिख रहा है वो ऊपर गुड्स यूज्ड लिखा मैंने। ठीक है, एक मिनट, वहां पे अगर नहीं तो मैं यहाँ पे आ जाता, एक सेकेंड, यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे बता देता है, यहाँ जगह है। सपोज ये गुड्स यूज्ड अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है, एक समझाता ये वाला पॉइंट। तो गुड्स यूज को आपने क्रेडिट करे अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, कितना क्रेडिट करे गुड्स यूज अकाउंट को अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट 41,000। ठीक है, अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट 41,000। ओके, अब बताओ इसका बैलेंस आएगा ना बेटे 41,000, ये बैलेंस आएगा। सो इट विल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, इट विल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट।
तो गुड्स यूज्ड अकाउंट को डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। तो देखो हमने यहाँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग को क्रेडिट, गुड्स यूज्ड अकाउंट, ठीक है। कुछ कहते सर एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं लिखा? अरे भाई एडवर्टीजमेंट अकाउंट, 2 एंट्री पास किया बेटा मैंने, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स यूज, तो गुड्स यूज को क्रेडिट करा, फिर गुड्स यूज का बैलेंस हमने ट्रेडिंग में ले गया, तो यहाँ एंट्री पास होंगी गुड्स यूज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इसीलिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं दिख रहा आपको, गुड्स यूज लिखा हुआ है, समझे। अब देखो यहाँ पे क्या एंट्री पास किया होगा मैंने, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स यूज को क्रेडिट करे, उसका बैलेंस ट्रेडिंग में जाएगा, तो गुड्स यूज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, गुड्स यूज्ड अकाउंट, नॉट ड्रॉइंग्स। ये यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि जो बैलेंस है कहां से उठकर आए, गुड्स यूज्ड अकाउंट से वो आए हैं। ओके चलिए, ये तो हमने आपके नॉलेज के लिए बताया। तो ऐसे सोचना, हर एंगल से सोचना, जितना सोचोगे उतना आपका माइंड डेवलप होते जाएगा, सब्जेक्ट पे आप पे धीरे धीरे कमांड आते जाएंगी। ओके पहले अब ट्रेडिंग अकाउंट पे आओ, करो क्लोज इसको, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 81 लाख प्लस 7,90,100, so 88 lakhs 90,100, 88 lakh 90,100 minus 7,10,500 minus 79,600, यह आपका, एक मिनट यहाँ पे हमने सॉरी गलती से बेटे सेल्स 80 लाख है, मैंने यहाँ पे 81 लाख लिखा, आपको लग भी रहा होगा, आपने शायद बराबर भी लिखे होंगे, ठीक है, इसको 80 lakhs, so this will come 87 here, so 80 lakhs plus 7,90,100, ये तो हो गया, ठीक है, 7,10,500 minus 56,79,600, it's coming 24 lakhs to ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। अब आपका ऐसी आदत है, आपने नॉर्मल ऐसे बनाए होंगे पहले, है ना। अब सेल्स हुआ था 80 लाख से, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 24 लाख का, तो जीपी रेशियो कैलकुलेट कैसे कर दे, हमने आपको बोलते 4-5 लाइन के स्पेस रखना है यहाँ पे नीचे। अब मैं यहाँ पे लिखूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो equals to gross profit divided by sales multiply by 100, ये फॉर्मूला है बेटा जीपी रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 24 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख बेटा, डिवाइडेड बाय 80 lakhs multiply by 100, 30%, 30%। ओके ये आ गया आपका जीपी रेशियो, जीपी रेशियो आ गया बेटा 30%। ओके अब हमको हर क्वेश्चन में जीपी रेशियो दे देता था, अभी दिया नहीं था, तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसने हमको दिया था। ओके चलिए, अब ये है कि हम मानेंगे कि इस साल भी जब गुड्स बिके तो हमारे यही रेशियो पे गए 30%। किस पे है 30%? ऑन सेल्स। देखो क्या, जीपी डिवाइड बाय सेल्स, तो 30% किसका, सेल्स का रहता है। जब भी ये फॉर्मूला लगा है इज ऑलवेज बी ऑन सेल्स। ओके अब यहां पर आप लिखोगे डेबिट में टू ग्रॉस प्रॉफिट 45 लाख 36,000, इसका 30%, सेल्स 45 लाख 36,000 का 30%, यह आता है हमारा 13,60,800। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 7,90,100 प्लस 33,10,700 प्लस 13,60,800, दिस इज 54,60,800
61,600, 54 lakh 61,600 minus 45 lakh 36,000 minus 41,000 minus 2,000. So it will come 8 lakh 82,600. So buy stock on the date of fire, और ये कौन सी फिगर है? बैलेंसिंग फिगर. कौन सी फिगर बेटा? बैलेंसिंग फिगर. तब हमको पता चल गया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना. अब सिंपल है, सैल्वेज माइनस करेंगे, लॉस आएगा, फिर देखेंगे एवरेज क्लॉज वो एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पे होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे. ओके चलिए इतना लिखे. इसके नीचे आप लिखो स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक. स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक. ठीक है, लिखेंगे आप स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर. ये हमने कहां से फिगर लाए बेटा? वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट की ना, और जीपी रेशो वर्किंग नोट 1 से लाए थे. तो कितना था? 8,82,001, 8,82,600. अब कुछ गुड सैल्वेज है. सैल्वेज वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? देखो जरा सैल्वेज कितना है हमारा. सैल्वेज हमारा 1,08,000. तो माइनस करो इसमें से 1,08,000, तो ये बच जाएगा. कितना बचेगा हमारा? लॉस ऑफ स्टॉक, सॉरी उसमें सैल्वेज माइनस कर दो, जो बचा हुआ रहेगा दैट विल बी लॉस 7,74,600. अब आप बोलेंगे सर ठीक है इतना ही लॉस हुआ. मतलब नहीं, इतना लॉस नहीं हुआ. इसके बाद ना फायर फाइटिंग एक्सपेंस का मैंने खर्चा किया. तो आपका खर्चा है, बोले इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी को सुना सर वो फायर फाइटिंग एक्सपेंस खर्च किया ना, सैल्वेज की वैल्यू कुछ आ गई, ये आ गया तो लॉस ऑफ स्टॉक आपका कम हो गया. ये कम हुआ तो मैं आपसे क्लेम भी कम करूंगा. तो भाई साहब वो फायर फाइटिंग एक्सपेंस की वजह से सैल्वेज आया, सैल्वेज की वजह से लॉस कम हुआ, लॉस की वजह कम हुआ तो क्लेम भी कम हुआ. तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है, तो हम उनसे फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी लेंगे. तो इतना तो मैं लूंगा, साथ में लिखो एड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस. फायर फाइटिंग एक्सपेंस 4,700. फायर फाइटिंग एक्सपेंस मैं किससे लूंगा? इंश्योरेंस कंपनी से. सो मेरा टोटल लॉस, ये भी तो मेरा टोटल लॉस कितना हुआ? 7,74,600 प्लस 4,700, ये आता है हमारा 7,79,300. कितना आता है बेटा? 7,79,300. 7,79,300 ये आता है हमारा लॉस, टोटल लॉस. समझा? फायर फाइटिंग एक्सपेंस क्यों हम ऐड करें? क्योंकि ये तो लॉस हुआ ही हुआ, साथ में खर्चा हुआ ना भाई, ये खर्चा भी तो मैं क्लेम करूंगा क्योंकि इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी का फायदा ही करा के दिया मैंने. तो उस खर्चा मैं क्लेम करूंगा तो मेरा टोटल लॉस कितना होगा? 7,79,300. ठीक है, अब हम उतना क्लेम करेंगे. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है सर कि क्या एवरेज क्लॉज है, लगेगा क्या? तो मैंने सोचा चलो देखते हैं. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था हमारा, देखो ऊपर 8,82,600. पॉलिसी अमाउंट हमको क्वेश्चन में दी हुई है. पॉलिसी अमाउंट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में हमको? यहाँ पे देखो पॉलिसी अमाउंट ये 9 लाख रुपए. 9 लाख रुपए की पॉलिसी अमाउंट है. मैंने बोला सर पहला क्वेश्चन है जहां बच गया सर. मैंने बोला क्यों बच गए सर? स्टॉक है 8,82,600 का, मैंने तो पॉलिसी करार रखा था 9 लाख रुपए की. मतलब ये पूरा का पूरा 8,82,000 का 8,82,600 सॉरी यस 8,82,600 है. ये तो पॉलिसी अमाउंट जो निकाला था मैंने जो इंश्योर्ड वैल्यू जो थी उससे कम है. तो इंश्योरेंस कंपनी के जिम्मे था 9 लाख रुपए का, उनके रिस्क पे था. मेरे पास तो उससे कम ही रखा हुआ है, 8,82,600 का ही रखा है. तो सारा का सारा गुड्स इंश्योरेंस कंपनी के रिस्क पे ही रखा था, तो कुछ एवरेज वेवरेज निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप देखो आपको निकालने का शौक है तो निकालो. हाउ वी कैलकुलेट एवरेज क्लॉज के वक्त?
इंश्योर्ड, अच्छा यहाँ पे सॉरी इंश्योर्ड वैल्यू जो है 9 लाख रुपए की। अब आप देखो उससे कम ही है ना आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उससे कम है, उससे कम है तो पूरा का पूरा अपन किससे लेंगे अब इंश्योरेंस से, तो पूरा का पूरा उनके रिस्क पर है, उससे कम ही हमारे पास है, तो पूरा का पूरा 8,82,600 पूरा का पूरा हम किस पे है, इंश्योरेंस कंपनी के रिस्क पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, एवरेज क्लॉज के तरीके से हम क्लेम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज नॉट मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। व्हेन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, बट ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज लेस देन द, डू यू रिमेंबर दैट चार्ट प्रीवियस सेशन में जो बताया था आपको, दो पॉसिबिलिटी है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी अभी यहां पर होगी। ये हो गया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस देन द पॉलिसी अमाउंट, तो यहां पे कुछ एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। ओके, पूरा का पूरा क्लेम, तब आप लिखेंगे इसे, लिखो अब आप इसके नीचे एक सेंटेंस, ओके, स्टॉक on the date of fire that is rupees 8,82,600 less than the policy amount that is rupees 9 lakh, therefore average clause will not apply, therefore the average clause will not apply। तो सर अब क्लेम कितना होगा, पूरा का पूरा क्लेम करेंगे यहाँ पे, सो therefore क्लेम इक्वल्स टू फुल क्लेम रहेगा अभी कितना, ₹7,79,300, 7,79,300 बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ओके, लेकिन बेटा आपको एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मगर मैं आपको कुछ और डीप में इस क्वेश्चन को लेके जाना चाहता हूँ और कोई और चीज समझाना चाहता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन वहां खत्म हो चुका है, अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ध्यान से हमारी बात सुनना बेटा, मैंने कहा कि दो ऑल्टरनेट है बेटा, एक पॉलिसी अमाउंट, उसने कहा हमसे कितनी पॉलिसी अमाउंट, 9 लाख क्वेश्चन में थी, अब मैं थोड़ी सी फिगर चेंज कर रहा हूं, जान के फिगर चेंज करो आपको कुछ समझाने के लिए। मैंने कहा सपोज पॉलिसी अमाउंट की फिगर चेंज कर देता हूं मैं 6 लाख, ठीक है, मैंने चेंज किया आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई और आपको कंसेप्ट पे लेके जाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वही ले रहा हूं मैं, कितना, 8,82,600, 8,82,600, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहां पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, सही बात है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, तो एवरेज क्लॉज लगेगा, है ना। तो अब मतलब क्लेम कैसे कैलकुलेट करें, इंश्योर्ड वैल्यू, व्हाट इज द इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है आपकी, 6 लाख, डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 8,82,600, 6 लाख क्वेश्चन में नहीं दिया पॉलिसी अमाउंट, ये मैंने अपने मर्जी से फिगर लिया आपको समझाने। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, देयरफॉर एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, सो क्लेम विल बी इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस। अभी लॉस कितना है, 7,79,600, 7,79,600 और 300 सॉरी 300, ठीक, कितना आता, 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,82,600 मल्टीप्लाई बाय 7,79,300, ये कुछ ऐसा आ रहा है, 5,29,775,
5 लो, ये 776, ठीक है, वो राउंड ऑफ किया 776, ठीक है सर। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या बताना चाह रहे हैं, बताता हूँ। सेकेंड सिनारियो वही चीज, चलो यहीं पे लिखता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे एक ये हो गया। अब अगर मैं इसमें कहता हूं सर मैं आपको मैसेज क्या देना चाह रहा हूं, उस चीज को अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। अब वही चीज अगर मैं कहता हूं सेम वही पॉलिसी एवं वही स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्या मैं क्लेम ऐसा कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? मैंने कहा कि क्लेम मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कुछ इस तरह। मैंने कहा इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है बेटा, 6 लाख, 6 लाख, ओके, इंश्योर्ड आपकी 6 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो है आपका 8,82,600 मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना है बेटा। तो अब दो समझना, दो यहाँ पे कौन सा लॉस लूं सर, ये जो है फायर फाइटिंग के पहले का है और ये फायर फाइटिंग के बाद का, दोनों में डिफरेंस भी समझाऊंगा। अभी मैं लॉस ऑफ स्टॉक ये वाला लो 774,600, मैं डिफरेंस समझाऊंगा, 2 मिनट पेशेंस रखना बेटा। 774,600 तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,82,600 मल्टीप्लाई बाय 774,600, ये आता है 5,26,580। तो ये जो मैं क्लेम, केस 2 देखना, ये जो मैं यहां पे क्लेम कर रहा हूं वो 526,580 में फायर फाइटिंग नहीं आया, क्योंकि मैंने यहां पे उसे किससे मल्टीप्लाई करा, ये वो लॉस है जो फायर फाइटिंग के पहले का है, ये वो लॉस है जो फायर फाइटिंग के बाद का है। मतलब सर ये सेकंड वाले केस में जो आपकी फिगर आई उसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस नहीं, हाँ मैंने नहीं आया कहा, मैंने कहा उसके बाद मैं फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऐड करूंगा। तो बोलेंगे डिफरेंस फर्क फायर फाइटिंग एक्सपेंस है 4,700, तो इसकी टोटल करूं मैं 526,580 जिसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस नहीं है प्लस 4,700, तो ये आता है मेरा 5,31,280। अब दोनों में डिफरेंस समझते अपन क्या हुआ है। अब हुआ क्या बेटा कि ये मेरे सामने क्वेश्चन आता है, इस पे मैं आऊंगा, 2 मिनट सुनो मेरी बात। ये मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि सर जो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है क्या वो भी प्रपोर्शनेट बटेगा क्या? मैंने कहा 4,700 रुपए फायर फाइटिंग एक्सपेंस था, वो भी क्या प्रपोर्शनेट? अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है तो लॉस तो प्रपोर्शनेट बढ़ता है ना, कुछ इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेंगी, कुछ हम बेयर करेंगे। तो भाई अगर आपका एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है, कि आपका एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है, तो फिर क्या होता है बेटा, आपका लॉस भी प्रपोर्शनेट एवरेज आप दोनों बेयर करते, हम और इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या उसी तरह वो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी जब एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है तो क्या वो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी क्या प्रपोर्शनेट बटेगा, कि ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब क्या हुआ बेटा कि अंतर समझना, पहली चीज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को भी क्या प्रपोर्शनेट बांटना है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिख रहा। मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूं, मेरा ओपिनियन क्या है अब उसको अच्छे से समझना, और ये दोनों में फर्क क्या उस पर भी हम बात करेंगे। मैंने कहा कि सर मेरा अगर सपोज पॉलिसी अमाउंट ये है, इंश्योर्ड वैल्यू ये है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ये है, और मैंने यहां पे जो 7,79,300 जो लिखा ये मेरा टोटल लॉस, इसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी आया। तो इसका मतलब यहां पे मैं एवरेज ले रहा हूं ना, एवरेज यहां पे ले रहा हूं ये इसके प्रोपोर्शन में, तो जब एवरेज ले रहा हूं तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी, फायर फाइटिंग का जो एक्सपेंस है वो भी इसमें आया, तो वो भी मेरा प्रोपोर्शनेट ही क्लेम हो रहा है, वो भी मेरा प्रोपोर्शनेट ही क्लेम हो रहा है। तो भाई क्योंकि मैंने यहां पे टोटल लिया, इसको एवरेज यहां पे एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस है तो वो भी यहां पे एवरेज आया, तो यहां फायर फाइटिंग एक्सपेंस क्लेम करा हुआ एवरेज आ रहा है। मगर वहां पे मैंने बोला ना ना ना, मैंने मल्टीप्लाई किया 7,74,600 से, उसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस नहीं है, उसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस नहीं, तो आपने ऊपर तो एवरेज लगा लिए बेटा 774,600, उसमें तो एवरेज लगा दिए, लेकिन फायर फाइटिंग एक्सपेंस पूरा का पूरा क्लेम कर दी 4,700, तो दोनों को ऐड कर दो, क्लेम का अमाउंट वो आता है। इसका मतलब अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी एवरेज क्लॉज के जरिए एवरेज ही क्लेम करा जाएगा तो ये आंसर आएगा। अगर फायर फाइटिंग पूरा का पूरा 100% क्लेम करेंगे तो वो आंसर आएगा। बात तो सही है। तो क्या फायर फाइटिंग एक्सपेंस पे भी एवरेज लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कहीं पर भी कुछ भी इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है। तो बेटा
मेरा ओपिनियन है कि अच्छा एग्जाम में आया तो इंस्टीट्यूट क्या करती, इंस्टीट्यूट अपने ऐसे ही, शायद मेरे को ख्याल आ रहा है एग्जाम में इस क्वेश्चन पे तो नहीं आ रहा है कि अच्छा एक और चीज, अभी यहां पे क्या हुआ, इधर एवरेज क्लॉज लगा नहीं क्योंकि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज लेस देन द पॉलिसी अमाउंट, तो पूरा का पूरा हमारे इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था तो हमने पूरा क्लेम कर दिया, एवरेज क्लॉज लगा नहीं, तो वो जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कवर ही नहीं होता था, क्योंकि आप बोले एवरेज क्लॉज नहीं लगा, पूरा का पूरा क्लेम करो, कर भी लिए क्लेम, क्या दिक्कत है, करे भी आपने क्लेम क्योंकि उनके भरोसे पूरा था। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अगर एवरेज क्लॉज आता तो फिर दिक्कत आती कि सर फायर फाइटिंग एक्सपेंस को भी क्या एवरेज लूं कि पूरा क्लेम करूं, तो मेरा ओपिनियन है बेटा कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस को एवरेज के जरिए ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि फायर फाइटिंग एक्सपेंस आया तो सैल्वेज गुड्स हुए, तो सैल्वेज में आप करते हो ना एवरेज ही तो लेते हो बेटा, वो माइनस करके एवरेज ही तो आता है आपको, तो जब आप सैल्वेज जब एवरेज आ रहा है आपका तो फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी एवरेज लो ना आप, तो वो भी एवरेज ही लेना चाहिए, ज्यादा सही है। इंस्टीट्यूट अभी ये इस क्वेश्चन पे तो कैलकुलेशन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस देन द पॉलिसी अमाउंट, तो एवरेज क्लॉज का कंसेप्ट वो ही नहीं आया कैलकुलेशन, मगर अगर आ जाता तो ये सही होता। इंस्टीट्यूट क्या है, कभी ऐसा भी करिए, मेरे को कुछ ख्याल आ रहा है कोई अटेम्प्ट में वैसा भी कर दी, लेकिन फिर अभी आगे की कोई, अभी जनरली जब भी अगर ऐसा कुछ आता है तो वो ऐसा ही कैलकुलेट करती है, और मेरे हिसाब से ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है और हम भी इसी तरीके से करेंगे अगर क्वेश्चन में आगे आया तो। ठीक है, ये हुई बात, ये मैं आपसे समझा। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया था, लेकिन मेरा काम क्या है, सिर्फ क्वेश्चन खत्म करना नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजें समझाना मेरा काम है। ठीक है, देखो तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है बेटा। यहां पे आप इस पे एक नोट लिखेंगे, या आप लिख लो, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कुछ समझाया मैंने यहाँ पे। ओके, फायर फाइटिंग एक्सपेंस if average clause apply, then it should also be applied for firefighting expenses as in first case, तो यहाँ पे आपने एवरेज क्लॉज एवरेज लगाए, यहाँ पे लगाए नहीं हो। ठीक है, ऐसे एग्जाम में ये भी मतलब कौन सा करना मेरे हिसाब से बेहतर है, इसी से करना चाहिए। इफ एवरेज क्लॉज अप्लाई it should also be applied for firefighting expense as in first case, ये वाला जो फर्स्ट केस है। ओके, लिख लो, क्वेश्चन तो खत्म हो गया था, ये एक्स्ट्रा चीज बात करना जरूरी थी। ओके, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, कितने क्वेश्चन करा दिया आज आप लोग को, ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ है ना, सेकंड से शुरू किया था ना आज, सेकंड थर्ड फोर्थ तीन ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 आवर्स का सेशन रहता है, एक क्वेश्चन और हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी। ओके, on 20th of October 2009, the godown and business premises of Aman Limited were affected by fire. From the salvage accounting record, the following information is available. Stock of goods at 10% lower than cost as on 31st March 2009. मतलब आंख कब लगी हमारी, 20 अक्टूबर 2009 को, 20 अक्टूबर 2009 को आग लगी, दिस इज डेट ऑफ फायर। साल कब शुरू हुआ हमारा बेटा, 1/4/2009 को। तो ये स्टॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2,16,000, ये स्टॉक की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब समझना, स्टॉक ऑफ गुड्स एट 10%,
लोअर देन कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2009। 31 मार्च पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक। अभी सेंटेंस का मीनिंग निकालना आना चाहिए बेटा। ये एक्चुअल में आपका जो स्टॉक है वो 10% कम करने नहीं बोल रहा, पढ़ना आना चाहिए, मीनिंग निकालो। कम करने नहीं बोल रहा, वो बोला कम कर दिए है उसको, तो उसको अपन को अंडर वैल्यूड हुआ। अगर वो अंडर वैल्यूड हुआ तो उसको हमको नॉर्मल लाना पड़ेगा। अब अंडर वैल्यूड कितने से, वो 10% कम पे लिखे, मतलब वो जो 2,16,000 है, अगर 10% कम पे लिखे बेटा तो उसको हमको अंडर वैल्यूड हुआ तो उसको कॉस्ट पे लाना है। तो वो 2,16,000 जो है वो 90 है, तो 100 कितना, क्योंकि 10% कम पे लिखा है। तो 2,16,000 अगर 90 है डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है, 2,40,000। तो प्रॉपर वैल्यू इसकी कितनी, 2,40,000। उसका अंडर वैल्यूएशन हो गया था, 10% कम पे लिखा है, तो 2,16,000 अगर 90 है तो 100 कितना, तो वो आएगा हमारा 2,40,000 इज प्रॉपर। तो वी विल राइट 2,40,000। वी विल राइट अ नोट ऑन इट, डोंट वरी। ओके, ना परचेज लेस रिटर्न। व्हाट इज परचेज लेस रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट वैल्यू। ठीक है, 1,4 ये इतनी इस वक्त की इसने हमको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, इतने समय की। ठीक है, अभी क्या बोला उसने अपने को यहाँ पे, उसी पीरियड का परचेज दिया है। सेल्स लेस रिटर्न 149 टू 20 अक्टूबर 2009 से परचेज दिया है, सेल्स दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। अब मेरी बात सुनना बेटा, हम जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसको बनाने का उद्देश्य क्या होता है, उसको बनाने का इंटेंशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है बेटा। क्या होता है कि हम ये निकाल सके कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना है, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन में या हमारे प्रीमाइसिस में स्टॉक कितना है, ये हमारा उद्देश्य है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास गुड्स आ गए थे लेकिन हमने उसका रिकॉर्ड नहीं करे, मतलब गुड्स मेरे गोडाउन में आ गए लेकिन इनवॉइस नहीं आया तो मैंने उसको लिखा नहीं। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास से गुड्स गए नहीं लेकिन तो भी हमने उसको सेल्स मान ली, क्योंकि इनवॉइस क्रिएट कर दिया था तो उसको मैंने सेल्स मान दिया, लेकिन अभी तक के मेरे गोडाउन से या मेरी शॉप से गए नहीं थे, मेरे पास ही रखे थे। तो मेरे को यहाँ पे स्टॉक, फिजिकल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था वो मेरे को निकालना। कभी हो सकता है गुड्स आ गए, मैंने परचेज में लिखा नहीं क्योंकि उसने इनवॉइस नहीं भेजा था या आने का था, लेकिन गुड्स पहले आ गए तो गुड्स आके रखे हुए, परचेज की एंट्री पास नहीं हुई। कभी हो सकता है कि सेल्स की एंट्री पास हो गई, सेल्स मैंने उसको मान लिया लेकिन वो गुड्स गोडाउन से गया नहीं, उस मेरे पास ही रखा है, तो मेरे पास ही रखा, तो फिर वो तो भाई हमको ये देखना कि जिस दिन आग लगी वो स्टॉक हमारे पास था कि नहीं था। तो यहाँ पे जब भी परचेज के बारे में हम कहते हैं, जब भी बोला परचेज, तो परचेज हम क्या मानेंगे, परचेज मीन्स परचेज एंड रिसीव्ड, परचेज की और वो रिसीव्ड होना चाहिए। सेल्स का मतलब इस चैप्टर में क्या बेटा, यहां पे क्या मतलब हो सेल्स का, सेल्स मीन्स सेल्स एंड डिस्पैच्ड। हमने परचेज का मतलब होता है हमने खरीदा और हमारे पास आ गया है, सेल्स का मतलब यहाँ पे हमने बेचे और हमारे पास से चला गया है। तो हमको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वो गुड्स हमारे पास आया है, क्या आया है जब भी तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर रहेगा। अगर हमारे पास से क्या चला गया है, क्या जाना चाहिए हमारा, अगर नहीं गया हमारे पास ही रखा है तो जिस दिन आग लगी उस दिन फिर हमारे पास ही पड़ा हुआ था। तो हमको फिजिकल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास कितना है उसको फाइंड आउट करना है। तो जब मैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ, इस लॉस ऑफ स्टॉक जब हम डिस्कशन करते हैं तो ख्याल रखना, परचेज मीन्स क्या, परचेज मीन्स में दोनों चीज होना चाहिए, परचेज करे और हमारे पास रिसीव्ड होना चाहिए। अच्छा, सेल्स जब भी मैं बोलता हूं, सेल्स का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सेल्स हुआ और हमारे पास से डिस्पैच हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट नंबर 1 बेटा, सेल्स अप टू 20 अक्टूबर 2009 इंक्लूड्स ₹80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। वो कहता है कि मेरे पास 20 अक्टूबर तक के ऐसा 80,000 रुपए का सेल्स है जो कि डिस्पैच ही नहीं हुआ। तो वो सेल्स कैसा, हमारे डिस्पैच ही नहीं हुआ। तो सेल्स का मतलब है सेल्स एंड डिस्पैच, डिस्पैच होना जरूरी है। तो जब वो डिस्पैच ही नहीं हुआ बेटा, इसका मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन वो हमारे पास ही था, क्योंकि नॉट डिस्पैच बोल रहे हैं, विच हैड नॉट बीन डिस्पैच, वो डिस्पैच ही नहीं हुआ है। इसका मतलब जिस दिन आग लगी वो गुड्स हमारे पास ही रखा हुआ था।
तो आपने उसको सेल्स मान लिए। अगर सेल्स माने, सेल्स है नहीं क्योंकि डिस्पैच हुआ नहीं, यहां पे सेल्स मतलब क्या, डिस्पैच होना जरूरी है। डिस्पैच नहीं हुआ तो आप उसको सेल्स, हम इस यहां पे उसको सेल्स कंसीडर नहीं करेंगे और सेल्स में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्पैच ही नहीं हुआ। तो जिस दिन आग लगी हमारे पास रखा था, तो दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, हमारे पास था। सेल्स मान लोगे तो स्टॉक, फिर वो वहां पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इसका मतलब हमारे पास नहीं था, क्योंकि वहां पे बैलेंसिंग फिगर लेते हो। अगर आपने सेल्स में मान ले तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कम आएगा, सेल्स में से कम करना पड़ेगा, तो बराबर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में वो बढ़कर आएगा। ठीक है, तो डिस्पैच होना जरूरी, डिस्पैच नहीं हुआ तो सेल्स यहां पे हम नहीं मानेंगे। अब देखिए हमने बी पॉइंट, परचेज अप टू 20 अक्टूबर 2009 डिड नॉट इंक्लूड ₹40,000 फॉर विच purchases invoice had not been received from the supplier though goods have been received। अभी क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि गुड्स आ गया लेकिन सप्लायर ने इनवॉइस नहीं भेजा। अब सप्लायर ने इनवॉइस नहीं भेजा तो हमने एंट्री पास नहीं करे, तो रिकॉर्ड्स में नहीं आया। लेकिन भाई वो आपके पास गुड्स आ गया तो गुड्स रिसीव्ड हुआ ना, तो आपको परचेज का हिस्सा मानना पड़ेगा, इवन दो इनवॉइस नहीं आया, लेकिन गुड्स आ गया ना, तो गुड्स रिसीव्ड हो गया तो उसको आप परचेज का हिस्सा मानना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट हाउ मच इज द फिजिकल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हाउ मच स्टॉक वी हैव, फिजिकल स्टॉक वी हैव ऑन द डेट ऑफ फायर। तो गुड्स आ गया है मतलब फिजिकली रिसीव्ड हो चुका है। आपने अगर नहीं लिखी हो, परचेज नहीं मानी, तो उसको परचेज मानो, परचेज में ऐड करना पड़ेगा। यहां पे उसने, वो कहता है कि अब फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा उसने, तो मेरे को यहां पे से ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में मेरे को यहां माइनस करना पड़ेगा, किस में से माइनस करूंगा, सेल्स में से, और उसको ऐड करूंगा परचेज में से। नई चीज सीखे आपने, सेल्स में से क्यों माइनस करूंगा, लॉजिक समझना कि सर 80,000 रुपए का ऐसा सेल्स में ऐसी फिगर इंक्लूड है जो कि अभी देखिए डिस्पैच नहीं हुई। अरे डिस्पैच होना जरूरी है, मगर आपने सेल्स में मान लिए तो सेल्स में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फिजिकली रखा हुआ था। तो सेल्स आप कब मानोगे जब डिस्पैच हुआ, डिस्पैच अगर नहीं हुआ तो सेल्स में नहीं मानोगे। और उन्होंने यहाँ पे सेल्स में मान लिया, इंक्लूड कह रहा है, मान लिया, तो हमको सेल्स में से हटाना पड़ेगा। ओके, तो हमको ये देखना है हाउ मच फिजिकल स्टॉक वी हैव ऑन द डेट ऑफ फायर। तो आप ये देखो, परचेज में वो चीज लेना है हमको जो फिजिकली हमारे पास आ चुकी है, सेल्स में क्या लेंगे जो हमारे पास डिस्पैच हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पैच हुआ नहीं और सेल्स मान लिए, तो मेरे को सेल्स में से हटाना पड़ेगा। यहाँ फिजिकली गुड्स आ गया लेकिन लिखे नहीं, तो लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखना था तो नहीं लिखे, यहाँ नहीं लिखना था तो लिख लिए, उल्टे काम करे दोनों जगह उन्होंने। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपन सी पॉइंट पे। पास रिकॉर्ड शो द जीपी रेट 25%। अरे वाह, जीपी रेशो दिया पिछले साल का, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप खुश हो जाओगे। ठीक है, अब जीपी रेट 25, जीपी रेट 25% किसका, जीपी रेट जब बोला ऑलवेज ऑन सेल। हाउ वी कैलकुलेट जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस 25% जीपी, whenever they say GP rate, it is always on sales. Okay. The value of goods salvaged from fire 31,000. Aman Limited has insured their stock for ₹1 lakh and compute the amount of claim to be lodged to the insurance company. ठीक है, तो हमको कहानी कैसे जाना है बेटा, फर्स्ट विल कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फिर तो आसान है ना, फिर अपन सब कर लेंगे, सैलवेज ये सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे अब आपको ना आदत हो ना, वो मैंने लिखा ऊपर, तो आपने बुक में लिखना चाहिए। ठीक है, ये लिखा आपने, जहां मैंने ऐसा कुछ लिखा इंप्लाइड है कि आपको लिखना, और ये बहुत काम आता है जब आप रिवीजन करोगे ना, बहुत काम आती है सब सारी चीजें। ठीक है, ऐसा अपने आप को तैयार करना है बेटा कि जिस दिन आपने लास्ट सेशन देखे, आपने बोलना चाहिए सर आज हमें अकाउंट्स का पेपर दो, हम आज सॉल्व कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो लिखो। वर्किंग नोट, नंबर 1, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, फॉर द पीरियड भी लिख दो। For the period 1st of April to 20th of
अक्टूबर 2009। इसको ड्रॉ करो 6-7 लाइन का। छह सात लाइन का ड्रॉ करेंगे बेटा। ओके चलो लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया ना क्वेश्चन में बेटा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया आपको? ओपनिंग स्टॉक ये दिया 2,16,000। वो 10% कम पे वैल्यू हुआ, अंडर वैल्यूड हुआ। तो आपको वहां पे जो 2,16,000 दिया हुआ है वो बेसिकली 90 है, डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने इसको प्रॉपर बराबर कॉस्ट पे ला ली। इस पे आप चाहो तो मैं एक वो भी कर दूंगा आपको, नीचे एक नोट लिखा दूंगा, यहाँ पे इस पे स्टार मार्क कर दो, लिखा दूंगा नीचे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्या है वहां पे दिया है हमें। नेक्स्ट परचेज दिया है 2,80,000 का। लिखो परचेज टू परचेज, इनर कॉलम में लिखना है, परचेज में एडजस्टमेंट है 2,80,000। उसके बाद सेल्स दिया हमको, उसे भी इनर कॉलम में लिखो 6,20,000। सेल्स दिया 6,20,000, तो ये रहा आपका परचेज और वो रहा आपका सेल्स। ओके 6,20,000। उसके बाद आपको क्या कहते हैं यहाँ पे कि 20 अक्टूबर 2019 तक इस साल ऐसा सेल्स में ऐसे 80,000 रुपए इंक्लूड है। वो 80,000 रुपए की ऐसी वैल्यू जो कि गुड्स अभी तक डिस्पैच ही नहीं करे। तो डिस्पैच नहीं करे तो आपने सेल्स पे डिस्पैच होना जरूरी है, क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट फिजिकल स्टॉक। तो डिस्पैच ही नहीं हो मतलब हमारे पास हो रखा हुआ है, तो सेल्स में कंसीडर नहीं करना था। तो यहाँ पे करो लेस गुड्स नॉट डिस्पैच्ड 80,000 को। $6,20,000 माइनस 80,000 5,40,000 5,40,000। ओके उसके बाद क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट, वो कहता है कि हमारे परचेज में डिड हमने हमारे परचेज हमको एक्चुअल में गुड्स रिसीव्ड हुआ। कितने का गुड्स रिसीव्ड हुआ बेटा? 40,000 का। डिड नॉट इंक्लूड, तो गुड्स रिसीव्ड हुआ क्यों आपने परचेज में नहीं लिखे बेटा? क्योंकि उसका इनवॉइस नहीं आया था, बिकॉज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव फ्रॉम सप्लायर। सो परचेज अप टू 20 अक्टूबर 2009 डिड नॉट इंक्लूड ₹40,000 फॉर विच परचेजेस इनवॉइस had not been received from supplier though goods have been received in godown। गुड्स आ गया था तो आपने मगर उसको लिखे नहीं क्योंकि इनवॉइस नहीं आया था, लेकिन गुड्स रिसीव्ड हो गया था, परचेज का हिस्सा है। तो यहां पे आपको लिखना तो आपने नहीं लिखे, तो हमें लिखना पड़ेगा। एड अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज 40,000 का। तो ये आपका 3,20,000। ओके 3,20,000 हो गया, ये भी लिख लिया। अब जीपी रेशो दिया 25%, तो लिखो यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखो सेल्स हुआ 5,40,000 का 25%, ये आता है आपका 1,35,000। तो यह बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। टोटल करो 2,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,35,000, वो आपका 6,95,000।
6,95,000 माइनस 5,40,000, ये आएगा आपका 1,55,000। ओके, आप खुद सोचो बेटा, अगर वहां पे सेल्स मानते 6,20,000 का, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आती, गलत होता। वो फिजिकल स्टॉक हमारे पास रखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने गुड्स रिसीव्ड हुआ लेकिन इसमें नहीं माने, तो ये नहीं लिखता तो वो गलत फिगर आती, वो तो स्टॉक आया था ना हमारे पास। ओके, अब इसके नीचे एक स्टार मार्क दो बेटा, चलिए मैं यहां लिखता स्टार मार्क, वो आपको इसको ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक is undervalued by 10%, so revalued at cost. So revalued at cost. Okay. बस ठीक है। अभी अपने को ये अपने निकाल लिए बेटा, क्या निकाले अपन ने, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब अपन लॉस निकालते इसके बाद इसके नीचे लिखोगे आप स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सो स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, यह है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 से। कितना अमाउंट है, 1,55,000 लेस सैल्वेज वैल्यू। कितनी दी है बेटा हमको सैल्वेज, ये दिया ना यहाँ पे, हाँ। वैल्यू ऑफ गुड सैल्वेज कितना है बेटा, 31,000। लॉस ऑफ स्टॉक 1,55,000 माइनस 31,000, 1,24,000, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हो गया यहाँ पे, स्टॉक बताओ कितना है। मैं बोले स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,55,000, पॉलिसी कितने की लिया आपने, पॉलिसी यहां लिखी ना 1,00,000। अरे भाई 1,00,000 की पॉलिसी रख लिए हो, इंश्योर्ड कराओ 1,00,000 का, और स्टॉक रखते 1,55,000 का, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा नुकसान दे देंगी क्या। वो बोलेंगे हमारे पास 1,00,000 का इंश्योर्ड कराए और स्टॉक रखते हो 1,55,000 का, हम भी प्रोपोर्शनेटली लॉस देंगे। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, देयरफॉर एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। राइट डाउन स्टॉक on the date of fire that is rupees 1,55,000 more than the policy amount that is rupees 1,00,000, therefore average clause will apply। claim equal to insured value divided by stock on the date of fire multiply by loss of stock। so insured कितना बेटा 1,00,000 divided by stock on the date of fire कितना था 1,55,000 का। तो देखो ने कितने परसेंटेज इंश्योरेंस करा है, 1,00,000 डिवाइड बाय 1,55,000, तो 0.64 64.51 समथिंग उतने परसेंट इंश्योरेंस कराने, तो उतने परसेंट ही लॉस का भी उतना प्रोपोर्शनेट ही हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। ये आ रहा है 80,000। ओके डन, ठीक है। और कराऊं, नहीं अभी आज
ठीक है, इतना ठीक है। अब बेटे 4 क्वेश्चन जो करा इसको आपको देखना है, उसके बाद आज का होमवर्क। अभी कम होमवर्क है, फिर देता हूं, कल से शुरू करता हूं। प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 1, आज एक ही होमवर्क है, घबराओ मत, अभी देता हूं कल से, ठीक है। प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 1, तो आज जो करा उसको तो आपको देखना है, उसके बाद प्रैक्टिस ड्रिल क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको करना रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।